सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याख्यान 3, कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 6, प्रेमचंद के फटे जूते। प्रश्नोत्तर हल करेंगे बेटा व्याख्यान 2 का। तक हमने पढ़ा प्रेमचंद एक चित्र में, जहां उन्हें फोटो में दिखाया गया था और उनके जो जूते थे वो फटे हुए थे। लेखक चिंता में थे। फोटो में प्रेमचंद की हालत को देखकर लेखक चिंता में पड़ गए थे। फोटो में व्यंग्य भरी हंसी। बेशक उनके जूते फटे हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक व्यंग्य का भाव था, व्यंग्य हंसी थी। लेखक के घिसे जूते। लेखक के जूते भी कोई ज्यादा अच्छे नहीं थे, जूते उनके भी फटे हुए थे। प्रेमचंद की व्यंग्य मुस्कान का रहस्य कि आखिर प्रेमचंद के चेहरे पर यह व्यंग्य मुस्कान क्यों थी। जूते फटने का रहस्य, प्रेमचंद के जूते फटने का कारण क्या था, इसका वर्णन भी अब इस व्याख्यान में होगा। आइए पाठ के सार को समझते हैं। पिछले 2 व्याख्यानों में हमने पाठ की ही चर्चा की है। आज इस व्याख्यान के माध्यम से हम इस पाठ की दोहराई करेंगे। प्रस्तुत पाठ में सुप्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद जी की वेशभूषा तथा उनके जूतों के माध्यम से एक और जहां प्रेमचंद के सादगीपूर्ण उच्च विचार को पाठकों के सामने प्रस्तुत किया गया है, वहीं समाज की स्वार्थपरता, अवसरवादिता, दिखावटीपन, धोखेबाजी पर करारी चोट की गई है। देखिए, इस पाठ में सुप्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद जी की वेशभूषा यानी उनके वस्त्रों के बारे में चर्चा की गई है कि उन्होंने कैसे कपड़े धारण किए हुए थे। उन्होंने सफेद कुर्ता धोती धारण किया हुआ था और उनके जो सिर पर एक टोपी थी और उनके जो जूते थे वो फटे हुए थे। ठीक है, इसके माध्यम से जहां उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की है, जो प्रेमचंद थे वो सादगीपूर्ण जीवन जीते थे और अपने जीवन में उच्च विचारों को ही धारण करते थे। वही समाज के स्वार्थ के विषय में बताया गया है कि जो समाज है वो बहुत स्वार्थी है, अवसरवादी है, मौके का फायदा उठाने वाला है, दिखावटीपन में विश्वास रखता है कि जो दिखावे में जीवन जीते हैं उन्हीं का समाज सम्मान करता है, धोखेबाजी पर तुला हुआ है। इन सब पर करारी चोट की है हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद के फटे जूते इस पाठ के माध्यम से। बात आती है कि हम जो पाठ में निबंध लिखा गया है, ये उस निबंध की चर्चा करते हैं। देखिए, फोटो में प्रेमचंद के जूतों को देखकर ऐसा लगता है कि सामाजिक बुराइयों से लड़ते लड़ते ही उनके जूते की ये हालत हुई है। क्योंकि प्रेमचंद के फटे जूते, पाठ के माध्यम से ही पता चल रहा है कि जो प्रेमचंद के जूते हैं वो फटे हुए हैं। लेकिन यहाँ फटे हुए जूतों से अभिप्राय है उनकी खुद की आर्थिक स्थिति, उनकी हालत, उनकी सामाजिक स्थिति जो समाज में थी, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक बुराइयों से लड़ते लड़ते बिताया था और यही कारण था कि आज उनके जूतों की ये हालत हुई थी। एक महान साहित्यकार, एक महान कथाकार के पास जूते ना होना, अच्छे जूते ना होना, ये दर्शाता है कि उनकी हालत कैसी थी। साथ ही लेखक ने इस पाठ के माध्यम से समाज में हिंदी साहित्यकारों, हिंदी लेखकों की दशा का वर्णन किया है कि उन्हें किस प्रकार की सामाजिक बुराइयों का सामना करने की वजह से आर्थिक स्थिति से गुजरना पड़ता है। समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेमचंद ने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया, लेकिन उन्हें समाज ने क्या दिया। देखिए, आइए बात करते हैं प्रेमचंद की। लेखक के सामने प्रेमचंद का एक फोटो है जिसमें वह अपनी पत्नी के साथ है। देखो, इसी फोटो को देखकर लेखक चिंता में पड़ गया था, क्योंकि इस फोटो में प्रेमचंद का जो जूता है वो फटा हुआ है और उस फटे हुए जूते में से उनकी जो अंगुली है वो बाहर आ गई। फोटो में वह कुर्ता धोती पहने हुए तथा सिर पर टोपी लगाए हुए हैं। कनपटी चिपकी, गालों की हड्डियां उभरी तथा चेहरे पर घनी मूछें हैं। पांवों में कैनवस के बेतरतीब बंद वाले जूते हैं। उसके बंद के लोहे की पतरी गायब हो गई है। देखो, अब फोटो में प्रेमचंद की कैसे वेशभूषा थी उसका वर्णन है। कभी आपका प्रश्न आ जाए कि प्रेमचंद के वेशभूषा का वर्णन कीजिए, तो कैसी थी प्रेमचंद की वेशभूषा। देखिए, उन्होंने कुर्ता धोती पहना हुआ था, सिर पर एक टोपी पहनी हुई थी, उनकी जो कनपटी थी वो चिपक गई थी, यानी कि जो उनका मुंह था वो ज्यादा पतला था, इसलिए जो उनके कान थे वो बिल्कुल उनके गालों से चिपक गए थे और गालों की हड्डियां उभरी हुई थी, यानी कि जो मुंह था वो बिल्कुल पिचक गया था, इसलिए गालों में जो हड्डियां होती हैं वो अलग से नजर आ रही थी।
लेकिन चेहरे पर घनी मूछें हैं। घनी मूछें उनके चेहरे को भरा भरा बताती थी, क्योंकि जो मूछें थी वो काफी घनी थी, इसलिए मुंह पतला होने के बावजूद भी उनका चेहरा भरा भरा लगता था। पांवों में कैनवस के बेतरतीब बंद वाले जूते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कैनवस होता है वो एक प्रकार का मोटा कपड़ा होता है, ठीक है, जिस कपड़े के माध्यम से जूते बनाए जाते हैं। इस पर पेंटिंग भी की जाती है। अगर आपने पीटी शूज देखे हो तो वो कैनवस से ही बनते हैं। और बेतरतीब मैंने बिना ढंग के, बंद बंद मैंने तस्मे, ठीक है, कैसे हैं उनके पांवों में जो जूते हैं वो बेतरतीब हैं, बिना ढंग से बंधे वाले हैं, यानी तस्मे वाले जूते हैं। उसके बंद के लोहे की पतरी गायब हो गई, यानी जो तस्मे हैं उनके आगे जो लोहे की पतरी लगी हुई होती है वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई, इसलिए जो जूते हैं वो बड़े बेढंगे ढंग से बंधे हुए हैं, क्योंकि छेद में घुस गया वो बंद, वहीं पर उन्होंने बांध लिया, उन्हें किसी तरह बांध लिया गया है, यानी कि जैसे उनके हाथ में आया उन्होंने वैसे बांध दिया। बाएं पैर का जूता फटा है, जिसमें से पैर की उंगली दिख रही है। लेखक सोचता है कि यदि यह उनकी फोटो की पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। लेखक सोचता है कि साहित्य के इस पुरखे को अपने जूते फटे होने का जरा भी एहसास नहीं है, कोई भी लज्जा या झेप नहीं है। देखो लेखक क्या कहता है कि उन्हें किसी तरह से बांध लिया गया, जो जूते थे उनके जो बंद थे उन्हें किसी भी तरह से बांध लिया गया था। जो जूता था वो बाएं पैर का फटा हुआ था, जिसमें से लेखक प्रेमचंद की जो उंगली थी वो बाहर दिख रही है। अब यहाँ अंगुली से क्या मतलब है? अंगुली से मतलब है कि वे जिस चीज को भी गलत समझते थे उसे हाथ से नहीं बल्कि पांव की उंगली से रोकते थे, मैंने कल भी बताया था, इसलिए ये उंगली संकेत कर रही है सामाजिक बुराइयों का। लेखक सोचता है कि यदि यह उनकी फोटो की पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। देखो अगर आपने देखा हो तो हमारे घर और बाहर की जो पोशाक होती है वो अलग होती है, और हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो अलग कपड़े पहनकर जाते हैं, घर में हम अलग वेशभूषा में रहते हैं। लेकिन लेखक सोचता है कि पहले तो उसने लोग एक टिप्पणी की कि प्रेमचंद की अगर घर की मतलब बाहर पहनने की ये पोशाक है तो शायद घर की अलग होगी, लेकिन फिर बाद में वो अपनी टिप्पणी को बदल लेता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो प्रेमचंद है वो सादा जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, वो ऐसी पोशाकें अलग अलग नहीं रख सकते। वो जैसे बाहर थे वैसे ही घर में थे, अर्थात जैसे अपने जीवन में, निजी जीवन में थे वैसे ही वो दुनिया के सामने थे। वे अपनी कमियों को छिपाते नहीं थे, इसलिए दुनिया के सामने उन्होंने अपने असली व्यक्तित्व को प्रस्तुत किया है। लेखक सोचता है कि साहित्य के इस पुरखे यानी पूर्वज, साहित्य के पूर्वज कहा जाता है प्रेमचंद को, कि उसे अपने जूते फटे होने का बिल्कुल भी एहसास नहीं है, कोई शर्म नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मेरा जूता फटा हुआ है तो मैं दुनिया के सामने उसे छिपाने का प्रयास करूं, किसी के सामने मेरा जूता फटा हुआ नजर नहीं आए। अगर आजकल अगर हम अपनी पीढ़ी को देखें तो वह इस प्रकार के जूते पहनना तो क्या देखना तक पसंद नहीं करेगा, उसे जरा से छोटे हो जाते हैं या फिर जरा से भी पुराने लगने लगते हैं, हम लोग उन जूतों को फेंक देते हैं। और प्रेमचंद ने तो उस फटे हुए जूते को अपने जीवन में धारण किया था, अर्थात अपने उसमें पहना हुआ था उसको, और वो भी सिर्फ फोटो में पहना हुआ था, तो कितना साधारण जीवन था प्रेमचंद का। उनके चेहरे पर बड़ी बेपरवाही भरा विश्वास है। उनकी अधूरी मुस्कान देखकर लेखक सोचता है कि यह मुस्कान नहीं है, इसमें उपहास और व्यंग्य छिपा है। ऐसा लगता है कि वो फोटो खिंचवाने के इच्छुक नहीं रहे होंगे। देखो उनके चेहरे पर लापरवाही थी, बेपरवाही थी और भरा विश्वास था कि आज उनकी जो भी स्थिति है वो अपनी स्थिति के लिए वो खुद जिम्मेदार है, और उसे स्थिति को उन्होंने अपना लिया है, उससे घबराते नहीं है, डरते नहीं है, क्योंकि उनके जीवन का जो उद्देश्य था वो सामाजिक बुराइयों को दूर करना था। लेकिन उनके चेहरे पर एक अधूरी मुस्कान भी है, उसे देखकर लेखक सोचता है कि मुस्कान नहीं है, ये कोई हंसी नहीं है, बल्कि एक उपहास है। उपहास होता है दूसरे का मजाक उड़ाना, ठीक है, तो अपनी इस हंसी के माध्यम से समाज के उन लोगों का उपहास कर रहे थे, उन लोगों का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे थे, और ये व्यंग्य छिपा है। ऐसा लगता है कि वो फोटो खिंचवाने के इच्छुक नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने फोटो खिंचवाई उनके चेहरे पर कोई अलग सी खुशी नहीं थी, सिर्फ एक व्यंग्य भरी मुस्कान थी, तो वो फोटो खिंचवाने के भी इच्छुक नहीं रहे होंगे। देखो जिसने भी उनकी जीवनी छापनी चाहिए उन्होंने उन्हें जबरदस्ती किया होगा कि नहीं आप फोटो खिंचवाओ, फोटो में आपकी जीवनी के ऊपर छापना चाहता हूँ, इसीलिए शायद उन्हें जबरदस्ती फोटो खिंचवाना पड़ा हो। पत्नी के आग्रह को टाल ना सके होंगे इसलिए, और अच्छा कहकर बैठ गए होंगे, इससे अच्छा तो वह मना ही कर देते। लेखक फोटो को देखते देखते उनके दुख को भीतर तक महसूस करके रोने की स्थिति में आ जाता है।
देखो, पत्नी के आग्रह या निवेदन को या उसने जोर किया होगा कि नहीं फोटो खिंचवाना है, इसलिए उस बात को वो रोक नहीं पाए होंगे और ये कह करके ठीक है चलो चलो बैठ जाते, फोटो ही तो खिंचाना है। इससे अच्छा तो वो मना ही कर देते। फटे हुए जूते में फोटो जरूरी खिंचानी थी? क्या मिला उनको फोटो खिंचवा कर? ऐसा फोटो खिंचवा कर तो उन्होंने अपने लोगों के सामने अपनी जो असली हालत थी उसको प्रस्तुत कर दिया। लेखक जब उनकी फोटो को देखते हैं तो उनको चिंता होने लगी थी, क्योंकि उनके दुख को वो भीतर तक महसूस करके रोने की स्थिति में आ जाता है कि इतने बड़े महान कथाकार की ऐसी हालत, ये देखकर उसे बहुत दुख होता है। पता है कि लोग फोटो खिंचाने के लिए जूते, कोट, यहाँ तक कि दूसरों की बीवी उधार मांग लेते हैं। कहते हैं कि मतलब हैरान हो जाता है कि उसे क्या जरूरत पड़ी थी फटे जूतों में फोटो खिंचवाने की। अगर फोटो ही खिंचवाना था तो या तो जूते नहीं लेते, ठीक है, या नहीं तो फोटो ही मत खिंचाते। लोग तो फोटो खिंचवाने के लिए जूते मांग लेते हैं, वर दिखाई के लिए कोट मांग लेते हैं, यहाँ तक कि कई बार तो दूसरों की बीवी तक उधार मांग लेते हैं। और तीसरी बात क्या कहते हैं कि लोग इत्र लगाकर फोटो खिंचवाते हैं, यानी परफ्यूम लगाकर फोटो खिंचवाते हैं ताकि फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है और प्रेमचंद फोटो को महत्व ही नहीं देते हैं। लेखक मानता है कि आज टोपी जूते से सस्ती है और जब उन्होंने फोटो खिंचवाया था तब भी सस्ती रही होगी। देखो, लोग जो है वो परफ्यूम छिड़क कर या इत्र छिड़क कर फोटो खिंचवाने का कार्य करते हैं ताकि जो है फोटो में खुशबू आ जाए। फोटो में खुशबू आने से मतलब होता है कि लोगों के सामने उनका जो चरित्र है वो अच्छा पेश हो, चाहे उनका खुद का चरित्र अच्छा हो या ना हो, लेकिन वे दुनिया के सामने अपने चरित्र को अच्छा पेश करने की कोशिश करते हैं। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है, यानी कि जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा नहीं होता लेकिन अगर वो अच्छी वेशभूषा को धारण करता है तो उसका जो चरित्र है वो दुनिया के सामने अच्छा लगता है उसे। और जो प्रेमचंद है वो तो फोटो को महत्व ही नहीं देते, वो तो समझते ही नहीं थे, उन्होंने ये नहीं देखा कि उनकी जीवनी पर उनकी फोटो छपने वाली है, वो फटे हुए जूतों में फोटो खिंचवा रहे हैं। लेखक मानता है कि आज जूते जो है, टोपी जो है वो जूते से सस्ती है और जब उन्होंने फोटो खिंचवाया था तब भी सस्ती रही होगी। देखो, हालत वही थी कि टोपी और जूते के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे लेखक, ठीक है। जब उन्होंने इस फोटो को खिंचवाया होगा, देखो टोपी जो है वो सस्ती थी, जूता तब भी 5 रुपए का आता था और टोपी 8 आने में 4 आने में आ जाती थी। तो उ- उस समय लेकिन फिर भी टोपी का महत्व ज्यादा था। जो टोपी होती है वो हमारे मान सम्मान का प्रतीक होती है और जो जूता होता है वो तो पैरों में ही पहना जाता है। और लेखक प्रेमचंद ने जिस समय ये फोटो खिंचवाया होगा उस समय भी यही हालत रही होगी, यानी जो टोपी थी वो सस्ती थी और जो जूता था वो महंगा था, इसीलिए उन्होंने जूते पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय टोपी को ज्यादा महत्व दिया जाता था चाहे वो सस्ती होती थी। अर्थात समाज में लोग अपने सम्मान को देखते थे, ना कि जूतों को देखते थे। उस समय तो जूते जो थे वो पैरों में ही पहने जाते थे और उनका स्थान नीचा ही होता था, जबकि टोपी सस्ती होने के बावजूद भी लोगों के जीवन में बहुत महत्व रखती थी। महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक आदि नामों से प्रसिद्ध होने वाले ने फोटो में भी ऐसा ही जूता पहना हुआ था। लेखक प्रेमचंद के जूते से अपनी तुलना करता हुआ कहता है कि उसका जूता भी कोई अच्छा नहीं है, ऊपर से अच्छा दिखने वाले जूते का तला घिसा हुआ है। देखो, प्रेमचंद के लिए बहुत सारे विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है। कई बार हम पेपर में भी पूछ लेते हैं कि प्रेमचंद के लिए दिए गए विशेषणों में से कुछ विशेषण शब्द लिखो, तो उनके विशेषण शब्द हैं महान कथाकार, ठीक है, महान उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, युग को पैदा करने वाले, युग को जन्म करने वाले आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। और देखिए, ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति ने जो फोटो में जूता पहना हुआ था वो फटा हुआ था, और पहना तो कैसा जूता पहना जो फटा हुआ। उसने ये तक नहीं सोचा, उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि दुनिया उसे एक महान कथाकार के रूप में जानती है, उपन्यास सम्राट के रूप में जानती है, युग प्रवर्तक के रूप में देखती है। इन नामों से वे समाज में प्रसिद्ध हैं, फिर भी उन्होंने फोटो में ऐसा जूता क्यों पहना? अब प्रेमचंद के जूते को देख करके लेखक ने अपनी स्थिति का भी वर्णन किया। देखो, इस बात से पता चलता है कि उस महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, हिंदी साहित्यकार की समाज में बुराइयों को दूर करने के बावजूद कैसी हालत थी। समाज ने उसे क्या दिया? क्या दिया? गरीबी दी। फिर लेखक प्रेमचंद के जूते से अपने जूते की तुलना करते हैं कि क्या कहते हैं कि जो उसका जूता है वो कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, अर्थात उसकी भी कोई जो स्थिति, आर्थिक स्थिति वो ज्यादा अच्छी नहीं है। सामाजिक बुराइयों का वो भी विरोध करता है, व्यंग्य के रूप में करता है, लेकिन खुलकर नहीं करता, लेकिन फिर भी हालत की वैसी ही है।
वो कहते हैं ऊपर से अच्छा दिखने वाले जूते का तला घिसा हुआ है। बेशक मेरा जो जूता है वो ऊपर से अच्छा दिखता है, उसमें से उंगली बाहर नहीं दिखती, लेकिन जो मेरा जूते का तलुआ है वो पूरी तरह से नष्ट होता जा रहा है। यानी कि बेशक मैं दुनिया के सामने अपनी कमियों को छिपाने का प्रयास करता हूँ, मैं कभी नहीं चाहता कि दुनिया के सामने मेरी आर्थिक तंगी सामने आए, मेरी गरीबी प्रकट हो। मैं हमेशा दुनिया के सामने अच्छे अमीर होने का नाटक करता हूँ। बेशक मैं अपने अंदर ही अंदर अपने व्यक्तित्व को क्षीण करता जा रहा हूँ, मैं मानसिक रूप से क्षीण होता जा रहा हूँ, मैं आत्मग्लानि को अनुभव करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं दुनिया के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता हूँ। देखो, उसने कहा कि इससे अंगूठा घिसकर लहूलुहान हो गया है। जो मेरा अंगूठा है वो नीचे से घिसता जा रहा है और खूनम खून हो गया है, खून से भर गया है। तला घिसते घिसते पूरा पंजा घायल हो जाएगा पर उंगली नहीं दिखेगी। कहते हैं जब मेरा पूरा जीवन मैं आत्मग्लानि से बिता दूं, लेकिन मैं दुनिया के सामने अपनी उस आत्मग्लानि को नहीं दिखाने दूंगा, जिसके मैं दुनिया के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता, चाहे मुझे अपने अंदर ही अंदर शर्मिंदा क्यों ना होना पड़े। कई बार कहते हैं कि मेरी आत्मा मुझे कचोटती है, मेरी आत्मा मुझे कोसती है, तो वही बात है कि लेखक कहते हैं कि बेशक मेरी आत्मा मुझे अंदर ही अंदर कसोटती रहे, दुखी करती रहे, मुझे कोसती रहे, लेकिन मैं दुनिया के सामने अपने आप को शर्मिंदा होते हुए नहीं देखना चाहता। लेखक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहता है कि तुम्हारा पाँव सुरक्षित है पर उंगली दिख रही है, और मेरी उंगली ढकी है पर पंजा घिस रहा है। मैं तुम्हारी तरह फटा जूता नहीं पहन सकता हूँ। लेखक कहता है कि उसने फोटो की तरफ दोबारा इशारा करते हुए कहा कि देखो, तुम्हारा पाँव सुरक्षित है, ठीक है, पर अंगुली दिख रही है। यानी कि तुम दुनिया के सामने जो तुम्हारी उंगली दिख रही है, था तुम्हारी गरीबी जो दिख रही है, लेकिन तुम्हारा जो चरित्र है वो सुरक्षित है, तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है, तुम निर्भीक होकर अपने लेख लिखते जा रहे हो। मेरी उंगली ढकी हुई है, मेरी उंगली बची हुई है, पर मेरा पंजा घिस रहा है, मेरा खुद का जो व्यक्तित्व है वो क्षीण होता जा रहा है। मुझे डर लगता है कि कहीं दुनिया के सामने मेरी सच्चाई ना आ जाए, उस सच्चाई का सामना मैं कैसे करूंगा। लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हारी तरह फटा जूता नहीं पहन सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी तरह अपनी आर्थिक तंगी को दुनिया के सामने नहीं दिखा सकता, मैं तुम्हारी तरह फटे जूते को पहन करके फोटो नहीं खिंचवा सकता। वो कहते हैं कि मैं जब फोटो, जो मेरी जीवनी है वो बिना फोटो के छाप दूंगा, पर तुम्हारे जैसे मैं फटे जूते में अपनी फोटो बिल्कुल भी नहीं खिंचवाऊंगा। अब लेखक क्या कहते हैं, लेखक प्रेमचंद की मुस्कान के बारे में अनुमान लगाता है और पूछता है कि होरी का गोदान हो गया, क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई, या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकता था, अथवा माधो औरत के कफन की शराब पी गया। यही वही मुस्कान मालूम होती है। देखो, प्रेमचंद ने बहुत सारे कारण बताए थे। प्रेमचंद की व्यंग्य लेखक हरिशंकर प्रसाई ने प्रेमचंद की मुस्कान के निम्नलिखित कारण बताए हैं कि क्या कारण है। क्या होरी का गोदान हो गया, यानी जो होरी है वो गोदान का पात्र है, जिसे गायें खरीदने का शौक था, की इच्छा थी, लेकिन वो इसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई, और पंडित ने उसकी पत्नी को मूर्ख बनाने की कोशिश की और उसका धार्मिक शोषण करने की कोशिश की। पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई, या सुजान भगत का लड़का मर गया, यानी सारे जो उनके उपन्यास थे वो कहीं ना कहीं सामाजिक समस्याओं से जुड़े हुए थे। ठीक है, माधो अपनी पत्नी के कफन तक की शराब पी जाता है। तो ये सारी जो स्थिति है वो समाज के उन शोषककारी तत्वों के ऊपर व्यंग्य कसती हुई नजर आती है। प्रेमचंद ने सामाजिक स्थिति के ऊपर व्यंग्य कसा है, उनको देख करके वो मुस्कुराया है व्यंग्य भरी मुस्कान में कि देखो मेरे समाज के आम आदमी, देखो तुम्हारी क्या हालत कर रखी है इन शोषककारी तत्वों ने। सोचता है कि क्या प्रेमचंद का यह जूता फटा कैसे, क्या इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। मैंने आपको प्रश्न भी दिया था कल कि प्रेमचंद के जूते फटने के क्या कारण हो सकते हैं। क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए दूर तक का चक्कर लगाते हुए लौटते थे, क्या बचने की कोशिश करते थे कि बनिया जो पैसा मांगने आया है, अपने सामान का उधार मांगने आया है, उसके तगादे से कि जल्दी से ना देना पड़े, इससे बचने के लिए शायद चक्कर लगाते रहते, 2-2 मील घूमते रहते थे और फिर बाद में लौटते थे कि अब तो वो बनिया चला गया होगा तो मैं उधार से बच जाऊंगा। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो, कोई चीज दर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद ठोकर मार मार कर तुमने अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। वो कहते हैं मुझे लगता है कि तुम्हारा ये जो जूता है किसी सख्त चीज को ठोकर मारने से फटा है। एक तो कारण वो कि बनिए के तगादे से बचना, और दूसरा कि कोई चीज जो पर परत सदियों से जम गई थी, यानी कि जो पुरानी कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, बाल विवाह है, बच्चों की शादी जल्दी कर देना, ठीक है, सती प्रथा है, नारी शिक्षा का विरोध है। तो ये सारी बहुत सारी सामाजिक बुराइयां थी जिस जो प्रेमचंद के समय में थी, और प्रेमचंद उन सबको दूर करना चाहते थे। शायद तुमने इन बुराइयों को दूर करने के चक्कर में उस बुराइयों रूपी चीज पर ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया, अपनी हालत ऐसी कर ली, अपनी स्थिति, आर्थिक स्थिति को तुमने नीचे गिरा दिया। या फिर कोई टीला जो रास्ते में आकर खड़ा हो गया था उस पर तुमने अपना जूता आजमाया,
यानी कि जो कोई सामाजिक कठिनाइयां बुराइयां समाज में आ गई थी, जिसे हटाने के चक्कर में तुम्हारा जूता फट गया था, तुम्हारी आर्थिक स्थिति गिर गई। से बचाकर उसके बगल से निकल भी सकते थे, टीलों से समझौता भी हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदल कर घूमकर भी तो चली जाती हैं। तो कहते तुम चाहते तो उससे बचकर निकल सकते थे, अपने आप को बचाकर निकल सकते थे, उसके बगल से भी निकल जाते। टीलों से समझौता भी हो जाता है, सामने आने वाली कठिनाइयों से बचकर निकलने की कोशिश की जा सकती है। जरूरी नहीं होता कि हम हर सामाजिक बुराई का सामना करें। सारी नदियां थोड़ी पहाड़ फोड़ती हैं, नदियां रास्ता भी बना लेती हैं, अपना पहाड़ से निकल कर उसके किनारे से होकर के निकल जाती हैं, कोई रास्ता बदल लेती हैं, घूमकर भी चली जाती हैं। तो तुम भी सामाजिक बुराइयों से बचकर निकल सकते थे। तुम्हें क्या आवश्यकता थी कि लोगों की सामाजिक बुराइयों को दूर करने के चक्कर में तुमने अपनी खुद की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को नीचे गिरा दिया। वो कहता है तुम सबसे बड़ा कारण ये था कि तुम समझौता नहीं कर सके, तुम समझौतेवादी प्रवृत्ति में विश्वास नहीं रखते थे, इसीलिए तुम समझौता नहीं कर सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी, यानी कि नेम धर्म की वह कमजोरी जिसके कारण होरी डूब गया, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हुआ। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, यानी कि प्रेमचंद की भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह से मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं, तुम्हारी मुक्ति थी। अर्थात तुम जिस नेम धर्म को लेकर चलते ये थे कि तुम्हें समाज से सामाजिक बुराइयों को दूर करना ही है, ये तुम्हारा कर्तव्य है, तो ये तुम्हारे लिए आजादी थी। अर्थात तुम इसे लोगों को मुक्ति दिलाकर आजादी का अनुभव करते थे, अर्थात सामाजिक बुराइयों से लोगों को बचाकर, उन्हें बचाकर खुद आजादी और प्रसन्नता का अनुभव करते थे। पांव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है कि जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। कहते हैं तुम्हारी जो पांव की उंगली मुझे इशारा करती है कि जिस चीज को तुम गलत समझते थे उसे हाथ से नहीं रोकते थे, बल्कि पांव से ठोकर मारते थे, अर्थात उसे समाज से दूर करने का प्रयास करते थे कि किसी तरह से वो लोगों के जीवन से वो सामाजिक बुराई दूर हो जाए। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने अपना जूता फाड़ लिया। कहते तुम किसकी तरफ इशारा कर रहे हो, ऐसी चीजों के लिए इशारा कर रहे हो, ऐसी सामाजिक बुराइयों की ओर संकेत कर रहे हो जिनकी वजह से तुम्हारा खुद का जूता फट गया था, तुम्हारी हालत जो है वो खराब हो गई। मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ, ये व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ, मैं सबको समझता हूँ। तो प्रेमचंद की मुस्कान के बारे में समझ गए हैं। इसके अलावा कुछ प्रश्न हैं जिन प्रश्नों के माध्यम से इस पाठ को समझेंगे। पहला प्रश्न है, लेखक प्रेमचंद के जूते को देखकर क्यों रो पड़ना चाहता है। देखो बताइए कि लेखक क्यों रोना चाहता था प्रेमचंद के जूतों को देख करके। क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि एक महान कथाकार, एक साहित्यकार की ऐसी हालत कैसे हो सकती है। ठीक है, उसकी वेशभूषा को देखकर रो पड़ना चाहता था कि एक महान लेखक होने के बावजूद भी प्रेमचंद जो थे वो बदहाली की स्थिति से गुजर रहे थे। उसके पास विशेष अवसर पर पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, अच्छे जूते तक नहीं थे, यहाँ तक कि जीवनी में छपवाने के लिए उसके पास जूते नहीं थे। फोटो खिंचवाने के वक्त में फटे हुए जूते पहनकर उन्होंने फोटो खिंचवाई। लेखक उनकी स्थिति से उत्पन्न दुख को अपने भीतर तक महसूस करके रो पड़ना चाहता है। अब है कि लेखक की नजर प्रेमचंद के जूतों पर क्यों अटक गई। लेखक की नजर प्रेमचंद के जूतों पर इसके लिए अटक गई थी क्योंकि जो व्यक्ति महान कथाकार, महान साहित्यकार, युग प्रवर्तक माना जाता था, उसके नाम से जाना जाता था, उसके पास पहनने के लिए अच्छे जूते तक नहीं थे। ठीक है, जूते के जो फीते थे वो बेतरतीब बंधे हुए थे, उनकी पतरियां टूट चुकी थी, जैसे तैसे बांधे गए थे, और जो बाएं पैर का जूता था उसके जूता फटने की वजह से तो उसकी उंगली तक बाहर आ गई थी। तो ये सारी चीजें जो थी वो उसकी बदहाली को प्रस्तुत कर रही थी, इसलिए प्रेमचंद के जूतों के ऊपर लेखक की नजर अटक गई। ने जूते में फोटो खिंचा ली, पर लेखक ऐसा कभी नहीं करता, क्यों। देखो प्रेमचंद ने जिस जूते में फोटो खिंचवाई थी, देखो लेखक तो उसको बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि लेखक जो था वो कहता है कि मेरा जीवन सहज और सरल नहीं है, मैं अपनी स्थिति को छिपाना जानता हूँ, जबकि प्रेमचंद अपनी स्थिति को छिपाना नहीं जानते थे। वो साधारण थे, सरल थे, गरीबी में भी खुश खुश रहना पसंद करते थे। उन्होंने अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया था, वे यथार्थ को स्वीकार करते थे, इसलिए जैसे थे वैसे ही दुनिया के सामने आना चाहते थे। उन्हें फटे हुए जूतों से कोई मतलब नहीं था, इसीलिए उन्होंने फटे हुए फोटो के साथ भी फोटो खिंचा ली, जूतों के साथ। और लेखक कहते हैं कि अगर हम इस तरीके की फोटो खिंचाते हैं तो लोगों के सामने हमारी हीनता और कमियां नजर आती हैं, और वह उसे छिपाना चाहता था, इसलिए इस दशा में तो वो फोटो कभी नहीं खिंचवाता। फिर कहा कि तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे, के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। देखो लेखक ये कहना चाहता है कि प्रेमचंद जो थे वो गरीबी
में जी रहे थे और गरीबी में जीना बहुत मुश्किल होता है। प्रेमचंद उच्च कोटि के साहित्यकार थे, जिन्हें टोपी की तरह सिर पर धारण किया जाना था, अर्थात उनका भरपूर सम्मान किया जाना चाहिए था। पर समाज में टोपी की बजाय जूते की कमी अधिक आंकी जाती है। जो सम्मान के पात्र नहीं है उन्हें भी मान सम्मान दिया जाता है। यहाँ तो स्थिति यह है कि टोपी को जूते के सामने झुकना पड़ता है। प्रेमचंद उच्च कोटि के साहित्यकार होने के बावजूद भी अपनी जो आवश्यकताएं थी उनको पूरा करने में विवश थे। वे गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे। और बात जब आई कि जब प्रेमचंद ने फोटो खिंचवाया था उस समय टोपी का महत्व ज्यादा था, तो उस समय उन्हें सम्मान दिया जाना चाहिए था, लेकिन प्रेमचंद की गरीबी के कारण उन्हें नहीं पूछा गया। और जो लोग उनके जीवन में दुख उत्पन्न करने वाले थे, ठीक है, उन्हें ज्यादा महत्व दिया गया। अब बात आई थी आपके गृह कार्य में दिए गए प्रश्नों की कि लेखक और प्रेमचंद के जूतों में क्या अंतर था। प्रेमचंद के दाहिने पैर का जूता ठीक है, पर बाएं पैर जूते में छेद हो गया है, जिससे उसकी अंगुली बाहर निकल आई है। इसके विपरीत लेखक का जूता ऊपर से ठीक है, पर अंगूठे के नीचे का तला घिस गया है, जिससे उनका अंगूठा घिस कर लहूलुहान हो जाता है। इस तरह पूरा तला घिस जाएगा और पूरा पंजा छिल जाएगा। इसके अलावा प्रेमचंद का जो पंजा है वो सुरक्षित है, पर लेखक का नहीं है। था प्रेमचंद के जूते फटने के लेखक ने क्या कारण बताए हैं। देखो, प्रेमचंद के जूते फटने के निम्नलिखित कारण बताए हैं। पहला है बनिए के द्वारा दिए गए सामान का पैसा, जिससे बचने के लिए प्रेमचंद मीलों चक्कर लगाते हैं। दूसरा, परत दर परत सदियों से जमी किसी चीज को ठोकर मारकर अपना जूता फाड़ लिया होगा, या फिर मार्ग में आने वाले टीलों पर अपना जूता आजमाया होगा।